हेलो। कैसे आप सभी लोग? शानदार। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का फोर्थ लेक्चर। फोर्थ और फिफ्थ ये दो लेक्चर जाएंगे किसमें आपके यहाँ पे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का एक पार्ट होगा जिसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलने वाले? संयोजी ऊतक। तो ये बात याद रखना कि जो संयोजी ऊतक होगा उसका कार्य क्या है, किस तरीके से देखना है, ये सारी बातें। लेकिन बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर एनसीईआरटी कब कर रहे हैं? तो कल मैं एनसीईआरटी भी करूंगा, मैंने आप सभी लोगों को बोला है ना। तो रेडी होंगे आप सभी लोग एनसीईआरटी के लिए? तो एनसीईआरटी भी करेंगे और याद रखना एनिमल किंगडम भी करेंगे अगले वीक से। तो कॉकरोच तो पहले ही कर लेंगे, उसके बाद फिर एनिमल किंगडम भी करेंगे, एनिमल किंगडम को लेकर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से बस टू दी पॉइंट, हिट टू हिट हम लोग करेंगे। जितना अपना जो है एनिमल किंगडम होगा, जैसे कि मान लो कॉर्डेटा तक हम लोगों ने प्लान किया 8 लेक्चर टोटल मिलते हैं। तो मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे तक अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंगलवार तक। फिर बुध बृहस्पति शुक्र शनि 4 दिन बचेगा। 4 दिन में हम लोग आर्थ्रोपोडा और मोलस्का क्रॉस कर चुके होंगे, मतलब हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के आसपास होंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये देखना है कि किस तरीके से पॉइंट रखने हैं। तो मजेदार तरीके से आइए स्टार्ट करते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में सबसे पहले आज का जो टॉपिक हो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं और संयोजी ऊतक के प्रकार, ये देखने हमको। तो पॉइंट अब ये भी होगा कि संयोजी ऊतक में पाया क्या क्या जाता है। तो हमने कहा कि पहले क्लासिफाई करके देख लो कि क्या क्या संरचनाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, ताकि हम जब कभी भी इनके ऊपर बात करें तो मजेदार रहे कि भाई हमको ये बातें अभी पढ़नी है। और हाँ, कई ढेर सारे बच्चे ये बात लगातार बोल रहे हैं, लगातार मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं एनसीईआरटी के बाहर हूँ, बट फिर बताऊं, ऐसे सोचो जैसे तुम एपिथेलिया में गए ना, तो तुम्हें लग रहा था कि एपिथेलिया एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया, बट एक्चुअली शायद तुम्हें दिखी नहीं एनसीईआरटी सही से। क्यों? बहुत ध्यान सुनो। जैसे मैंने आपको एपिथेलिया के प्रकार बताया, तो जब मैंने आपको बताया कि ये एपिथेलिया ब्लड वेसल्स में पाई जाती है ना, तो तुम सभी लोग एक बार ब्लड वेसल पे जाके देखो, और जहां पे रक्त कोशिकाएं, सॉरी रक्त केशिकाएं, या आपके यहाँ पे आर्टरी धमनियां या सिराएं दिए हुए हैं, फोटो जहां पे दी हुई है सर्कुलेटरी में, वहां पे वो एपिथेलिया भी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ऐसा बताया जो आपके जरूरत में नहीं है। जब आप उत्सर्जी तंत्र में जाओगे तो यूरिनरी ब्लैडर में मैंने बताया कि इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको कनेक्ट करते हुए हमने वहां पे ट्रांजिशनल एपिथीलिया बताया आपको। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि इट मे बी कि तुम्हें लग रहा है, इट मे बी कि तुम्हें लग रहा है ये कि ये आपके यहाँ पे बड़ा चैप्टर है, हो गया बड़ा हो गया। ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल उतना ही पॉइंट दिया जितना एनसीईआरटी में है। आपने कहा था चलो ठीक है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलिया कहाँ दी हुई है? हमने रेटिना पे, रेटिना ऑफ आई पे, रेटिना ऑफ आई पे मैंने ये भी लिखाया है कि ये लाइट को रिसीव करते हैं और रिसीव करके आपके यहाँ पे न्यूरॉन के थ्रू लेके जाते हैं। बीच में एक जगह होती है इसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि उधर से ही लेके ये इमेज को आप यहाँ पे कहाँ जाते हैं? ब्रेन को जाते हैं। फिर ब्रेन देख के रिकॉग्नाइज करता है कि कौन है, फिर उसके थ्रू अपने बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस या आपके यहाँ पे मोटर या सेंसरी चीजें डेवलप करता है। तो न्यूरो सेंसरी एपिथेलिया इस तरह भी मैंने आपको बताया है। कोई भी चीज सेंस करोगे, नाक से सूंघोगे, तो ब्रेन उसको, मैंने खाने के बारे में बताया कि खाने की स्मेल जो होती है वो आपके यहाँ पे इस है। तो इट मे बी, मैं बताऊं आपके यहाँ पे ब्रांचिंग होगी जब आप किसी भी सब्जेक्ट को, एनसीईआरटी की लाइनें मेरे बच्चे अगर इंपॉर्टेंट होती, मैं फिर बता रहा हूँ, लाइनें इंपॉर्टेंट होती तो शायद रटने में लड़कियों का कोई सानी नहीं, तुम लोग जानती हो बहुत बेहतर तरीके है ना बच्ची। तो तुम लोगों का कोई तोड़ नहीं है, तुम फोड़ दोगी अगर कोई रटने रटने रटाने की बात हो गई तो सिर्फ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमें बहुत क्लियरली सब कुछ देखना है तो हमें यह देखना होगा कि हमें लर्निंग एबिलिटी में नहीं जाना है। अगर हम लर्न करना शुरू कर दे तो लर्न तो पूरी दुनिया करे, फिर तुम कहां से आगे निकल रहोगे? एनसीईआरटी में जो लिखा है वो समझना है, उसके थीम समझने हैं, उसी को आगे चैप्टर में लेके जाना है। समझ रहे हो ना बात को? तो अभी हम लोग ये पॉइंट कर रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या आपके यहाँ पे? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक भी जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार इसमें पॉइंट ज्यादा जा रहे हैं, है ना। क्योंकि नो डाउट मैं ब्लड नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं बोन बताऊंगा यहाँ पे, मैं कार्टिलेज बताऊंगा, मैं टेंडन बताऊंगा, मैं लिगामेंट बताऊंगा, मैं फैट के 2 टाइप बताऊंगा, ब्राउन फैट और आपके यहाँ पे येलो फैट या व्हाइट फैट, चर्बी के बारे में बताऊंगा। तो सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल रेडी रहो।
आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसको चिन्हित कर लो सही से, अभी मजा आएगा इसमें, है ना। मैंने कहा भैया करिए संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक दिख रहे हैं आपको? आप इनको ऐसे सपोर्ट करो, है ना, संयोजी उत्तक। और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जो संयोजी उत्तक है वो किस प्रकार से बने हैं। ले चलते हैं इसको, ये लो, आपका बन गया संयोजी उत्तक। खुश। ये बन गई अपनी हेडिंग संयोजी उत्तक की। अब आइए संयोजी उत्तक के प्रकार देखते हैं पूरी तरीके से, और फिर किसको किसको देखना है ये सारा पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, संयोजी उत्तक के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी, वो इसके और इसके बगल में दी होगी, है ना। तो यहां से हम लोग करेंगे आपका सुपर आगाज किसके अंदर। अब हम लोग करने जा रहे हैं आपके पे संयोजी उत्तक के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं संयोजी उत्तक जो है, ये लीजिए, ये पॉइंट है, ये लीजिए। अगर मैं संयोजी उत्तक के बारे में पूछूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर बहुत सरल होगा, है ना, बहुत ज्यादा सरल, कि सर 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे बेटे संयोजी उत्तक? 3 प्रकार के। आपने कहा ना सर लिख दो, हमने कहा ठीक है भाई लिख दे रहे हैं, तुम्हें भी क्या याद रहेगा, है ना। ठीक है, तो 1 मिनट में आप देखते रहो पॉइंट जो जो मैं लिख रहा हूं। पहला लिखना है हम लोगों को, सबसे पहला पॉइंट, ढीला संयोजी उत्तक। पेन का कलर चेंज कर दूं, है ना। ढीला, ज्यादा मोटा हो रहा है ना, ढीला संयोजी उत्तक बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, फिर लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम ऐसे, है ना, इधर देखो, ढीला संयोजी ऊतक। ऊतक पहला पॉइंट आप देख रहे हो ना, पहला पॉइंट ढीला संयोजी ऊतक। दूसरा पॉइंट देखिएगा आपके यहाँ पे, सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक। चलो तीसरे पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं, है ना, विशेषीकृत। विशेष संयोजी ऊतक। ऊतक आपको दिख रहा है? तो ये हो गया ढीला, सघन और विशेष संयोजित, यानी स्पेशलाइज्ड कह लो या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कर लो, आपकी मर्जी है कि आप विशिष्टीकृत करते हो कि क्या करते हो, है ना। तो एक बार और भी देख लेते हैं इसको, पॉइंट को, ताकि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से दूर हो जाए, है ना। चलो ठीक है, काम कर लेते हैं, इसको विशिष्टीकृत ही कर देते हैं ना। 1 मिनट रुक जाना। विशिष्टीकृत, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। आप एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से लेकर चलो। तो ये हो गया सघन संयोजी ऊतक, ढीला संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। आप क्लियरली देख रहे हो कि नहीं? तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे देखने हैं, ढीला, सघन और आपके यहाँ पे विशिष्टीकृत। अब ढीले संयोजी ऊतक को बहुत ध्यान से देखिएगा। ढीले संयोजी ऊतक जो होंगे इनमें तुम्हें 2 प्रकार के दिखेंगे, है ना, देखिएगा। एक में दिखेगा आपके यहाँ पे अंतराली योजी ऊतक, अंतराली। एक में दिखेगा आपको अंतराली योजी ऊतक।
अंतराली अंतराली योजी उत्तक। मेरे साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि एक बार ये चार्ट बन गया फट से चैप्टर खत्म कर दूंगा यहीं, इसी चार्ट पे, 2 चार्ट पे चैप्टर खत्म कर दूंगा। योजी उत्तक, बहुत ध्यान से सुनना। अंतराली योजी उत्तक। दूसरे को देखिएगा, यहाँ पे दूसरा प्रकार जो होगा इनका, ये होगा, है ना, वसा योजी उत्तक। वसा योजी उत्तक। बहुत ध्यान से देखो, ढीला संयोजी उत्तक, अंतराली योजी उत्तक, वसा योजी उत्तक, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ना, बहुत ध्यान से। अब ये पॉइंट आता है भाई, है ना, ये किसका पॉइंट था, इनका। ये कौन किसके प्रकार था, इनका। ये किसका प्रकार है, इन्हीं का। तो ये आपको दिख रहा है अंतराली योजी उत्तक और वसा योजी उत्तक। अब हम लोग किधर की तरफ चल रहे हैं आपके यहाँ पे, सघन संयोजी में। सघन संयोजी में अगर हम जाते हैं तो हमें यह पता चलता है सघन नियमित और सघन अनियमित। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, सघन नियमित और सघन अनियमित। देखिएगा, सघन नियमित, सघन अनियमित। तो यहां देखिएगा, सघन नियमित ऊतक, और दूसरी तरफ मिलेगा सघन सघन अनियमित। अनियमित संयोजी ऊतक है, ये बात याद रखना है ना, मैं केवल ऊतक लिख दे रहा हूं बस, ऊतक, ठीक ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो सघन संयोजी और सघन, इसमें जो है भी 2 टाइप के पाए जाते हैं चीजें, है ना। मैं फिर भी यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 प्रकार लिखूंगा, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिया है ना, जैसा कि किसने लिया है, एनसीईआरटी ने। एक होगा एग्जाम्पल इसका, त्वचा। एक एग्जाम्पल होगा आपके यहाँ पे त्वचा। गौर से देखिए, अगर आप दूसरा उदाहरण देखोगे तो त्वचा के साथ साथ आपको क्या दिखेगा, लीगामेंट। लीगामेंट। और मेरे बच्चे, अरे क्या कर रहा हूँ रे, सघन नियमित है ना, सघन नियमित है तो त्वचा नहीं होगा, अनियमित में त्वचा होगा, क्या कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ। तो ये हो गया आपके यहाँ पे लीगामेंट, और ये हो गया टेंडन। इधर देखो ध्यान से, कोई नहीं कोई नहीं, इधर देखो, ये हो गया टेंडन, ये देखो टेंडन, देख रहे हो, इधर गया टेंडन और लीगामेंट। जब सघन अनियमित देखोगे तब तुम्हें एक उदाहरण बढ़िया सा प्यारा सा मिलेगा एनसीईआरटी में। गौर से देखिए, यहां पर लिखेगा त्वचा। कौन सा मिलेगा, त्वचा। ये भैया अनियमित होंगे, और अनियमित होने की वजह से ही ये क्या होंगे आपके यहाँ पे स्किन में पाए जाएंगे, है ना। अब आता है विशिष्टकृत संयोजी उत्तक, है ना। विशिष्टकृत क्यों बोला गया, क्योंकि जो उत्तक की परिभाषा है, संयोजी उत्तक की जो परिभाषा है, उसमें सबसे पहली लाइन है वो ये है कि अगर आप संयोजी उत्तक का अध्ययन करते हैं तो आपको ये बात पूरी तरीके से याद रखनी चाहिए कि विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक के अंदर या कोई भी संयोजी ऊतक, उसमें फाइबर जरूर पाए जाएंगे। एक रेगुलर रेगुलर की बात करें कुछ फाइबर होंगे, कुछ मैट्रिक्स होंगे। अगर मैट्रिक्स का नंबर कम होगा, अमाउंट कम होगा, या फाइबर के नंबर कम हो गया, फाइबर एब्सेंट होगा, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, टिश्यू के नाम बदलते रहते हैं। अगर इनका अरेंजमेंट गड़बड़ है तो हमने क्या भाई, लूज है। अगर अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, नियमित है, तो हमने कहा ये डेंस है। तो डेंस में आपके यहाँ पे दोनों हो जाएगा, आपके यहाँ पे कौन सा, कुछ में नियमित पाया जाता है, कुछ में अनियमित पाया जाता है।
तो जिसमें नियमित पाया जाएगा वो हो जाएगा टेंडन और लिगामेंट, जिसमें अनियमित होगा उसकी हो जाएगी त्वचा। तो आपको इस तरीके से भी क्या करना है, देखना है। तो अनियमित, जैसे कहते हैं कि अगर कोई चीज अनियमित है तो उसमें अनुशासन कम होगा, उसमें स्ट्रेंथ, मजबूती कम होगी। कहते हैं ना, पापा कहते थे कि बेटा 4 लकड़ी है, एक एक करके चारों के हाथ में दे दिया, तो कौन सी पहले टूट जाएगी? आपने कहा सभी तोड़ दिए। फिर हमने कहा चारों लकड़ी मैंने एक साथ बांध दी, हमने कहा इसको तोड़ के दिखाओ, सारे ट्राई किए, नहीं तोड़ पाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? मोरल ये था कि एक उत्तक के अंदर या उत्तकीय संरचना में सभी फाइबर एक साथ अरेंज थे, तो ये क्या थे आपके? मजबूत थे, मजबूत। इधर देखो ध्यान से, ये क्या थे आप यहाँ पे? मजबूत थे। और जब इधर देखो, और जब हमने इसी फाइबर को क्या किया, इधर देखो जिगजैग अरेंज कर दिया ना, तो इनका अरेंजमेंट सही नहीं था। तो ये क्या थे आपके यहाँ पे? ढीले पीले, ढीले सिले थे। तो जो मजबूती थी वो किसकी वजह से आई थी? सभी के सभी फाइबर्स का एक प्ररूप से योजित होने को आपके यहाँ पे क्या कहते हैं? आपके यहाँ पे, तो पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये सभी फाइबर आपके यहाँ पे एक साथ योजित हैं तो इनको हम लोग मजबूत बोलेंगे। अगर ये आपके यहाँ पे योजित नहीं है तो ये मजबूत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि ये बताओ, टेंडन या लीगामेंट ये मजबूत होगी कि त्वचा के नीचे वाली, है ना? कौन से? त्वचा के नीचे वाली मजबूत होगी। देखो त्वचा के नीचे वाली अगर मजबूत होती तो देखो त्वचा को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, अरे हमारी तो पूरी मांस आ रहा है। चलो ये देखो, ये मैंने चुटकी में पकड़ लिया, आपका नहीं आ रहा होगा, आपके मांस से अभी अभी मेरा ये बुढ़ापा आ रहा है ना, धीरे धीरे तो लूज पड़ रही, पहले ये लूज होगी, फिर ये लूज होगी, फिर यहाँ लूज होगी, फिर ऐसे ऐसे झुर्रियां पड़ जाएंगी। तो वो त्वचा है। तो त्वचा के ठीक नीचे, बहुत ध्यान, त्वचा के ठीक नीचे जब तुम जाओगे तब तुम्हें ये सारा सब कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट जिसके बारे में मैं आप सबसे कहना चाहता था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? टेंडन, लीगामेंट, त्वचा, सघन, अनियमित, नियमित, वसा, अंतराली और ये। अब हम किसकी तरफ आने वाले हैं? अब हमारे पास है भाई साहब सबसे सुपर पॉइंट, और वो क्या है? ये देखने की बात आ गई, अरे क्या रे, वो देखने का टाइम आ गया है। हमारे पास है विशिष्टीकृत उत्तक, यानी कि स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और मेरे भाई इधर देखो ध्यान से, ये देखिए, ये क्या मिल गया आपके यहाँ? विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। सबसे पहला पॉइंट, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आपके यहाँ पे आ जाएंगे अरे क्या किया रे मैंने, आ जाएंगे आपके यहाँ पे कंकालिए। इधर देखो ध्यान से, कंकालिए, कंकालिए या कंकाली, कंकाली योजी ऊतक, कंकाली योजी ऊतक। अब ऊ से ऊतक इतना समझ लेना है ना। और ये होगा द्रव्य संयोजी ऊतक, द्रव्य योजी, संयोजी को योजी लिखते हैं, संयोजी ऊतक। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब बहुत ध्यान से देखना, कंकाली में हम लोग पढ़ेंगे बेटे, बहुत ध्यान से, कंकाली में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से क्या पढ़ने वाले हैं? कंकाली में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इधर देखो, कार्टिलेज और बोन, अस्थि, अस्थि और उपास्थि, दिखाई दिया? और द्रव्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त, और रक्त और लसिका, लसिका। तो बोलो सब लोग यहां तक रेडी हो? यानी हम लोगों को पूरे के पूरे संयोजी ऊतक के अंदर इतना देखना है। और ये रहेगी अपनी हेडिंग। अगर मैं एक लाइन से आपको हेडिंग छपा देता तो नो डाउट 10 मिनट के अंदर ये हेडिंग छपा के मैं आगे निकल जाता। तो डबल टाइम मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम समझो बात को। इधर देखो, अपने पास एक फोटो एनसीईआरटी की होगी, वो एनसीईआरटी की फोटो आज मैं थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं लिया, कल लूंगा मैं, क्योंकि कल तो रिवीजन कराना है।
तो कल वो फोटो में लूंगा, कनेक्टिव टिश्यू तक पूरा रिवीजन करा के छोड़ दूंगा, डिटेल स्टडी परसों कनेक्टिव टिश्यू की करा दूंगा जो भी थोड़ी बहुत बचेगी, है ना। वरना कल कनेक्टिव टिश्यू तक खूब जबरदस्त रिवीजन होगा, याद रखना आप सब लोग। तो इधर देखिए ध्यान से, संयोजी ऊतक जो थे उसमें ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, ये 3 प्रकार के संयोजी ऊतक आपके पास आ रहे थे। ढीला संयोजी ऊतक में 2 प्रकार का था, एक अंतराली योजी ऊतक थी और दूसरा वसा योजी ऊतक थी, ठीक है ना। दूसरा आपके यहाँ पे सघन संयोजी ऊतक में 2 प्रकार के आपके यहाँ पे ऊतक थे, जिसमें आपके यहाँ पे सघन का मतलब हुआ आपके यहाँ पे जो जिसमें फाइबर बहुत डेंसली पैक हो, उसमें आपके यहाँ पे मैट्रिक्स ज्यादा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, इसमें क्या होगा, इधर देखिए, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगी, फाइबर कम होंगे। इसमें फाइबर ज्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होगी। इसमें फाइबर आपके यहाँ पे क्या होंगे, जिगजैग अवस्था में होंगे। इसमें आपके यहाँ पे जिगजैग मतलब कि अनियमित भी होंगे और नियमित भी होंगे। अगर नियमित हुए तो टेंडन और लिगामेंट का निर्माण करेंगे। आपने कहा सर ये बताओ टेंडन करेगी क्या? टेंडन का कार्य होगा ये पेशियों को, इधर देखो ध्यान से, पेशियों को हड्डी से जोड़ेगी, हड्डी से जोड़ेगी। इधर देखो ध्यान से, हड्डी से जोड़ेगी, दिखाई दिया कि नहीं? तो बोलते हैं मसल से बोन को कौन जोड़ेगी? टेंडन। तो एक नाम सुनो, टंडन आप लोग पढ़ते हो ना, तो बोलते हैं M.B. टंडन। ये टंडन नाम है याद रखने के लिए। और दूसरा देखिएगा लिगामेंट। लिगामेंट क्या करेगी आपके यहाँ पे, ये भैया करेगी बोन से बोन को अटैच, यानी ये हड्डी को हड्डी से जोड़ेगी, गौर से देखिए कौन? लिगामेंट। तो नाम बोलो दोबारा, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा बबलू। कितने बबलू यहाँ पे बैठे हैं? जितने लोग बबलू बैठे हैं वो लोग बोल देंगे यस सर मेरा नाम बबलू है। तो तुम तो अपने नाम से याद रख सकते हो। और बबलू, बोन से बोन को लिगामेंट। आपने कहा सर बबलू तो नहीं हूं, मेरा नाम बबली है। तुमने कहा प्रॉब्लम क्या हो? तो भी तो हो गया। इधर देखो, हड्डी मतलब बोन, हड्डी मतलब बोन, बा ली का मतलब लिगामेंट, तो बबलू हो चाहे बबली, नाम का तात्पर्य एक ही निकला कि बोन से बोन को क्या जोड़ेगी आपके यहाँ पे? लिगामेंट। आपने कहा ठीक है सर, सघन संयोजी ऊतक जो होगा उसके बारे में कुछ बोले। हमने कहा बोलो। सघन आपके यहाँ पे नियमित होगा और सघन अनियमित होगा। यानी अगर इनके फाइबर को हम उठा के देखेंगे तो मैंने कहा था फाइबर अगर इस तरीके से अरेंज है तो अनियमित है, और अगर इनके मैट्रिक्स के अंदर फाइबर का अरेंजमेंट आपके यहाँ पे पैरेलली इस तरीके से पाया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? आपके यहाँ पे नियमित है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे फाइबर्स पाए जाते हैं, नियमित और अनियमित दोनों प्रकार के। तो एक हो गया सघन नियमित, दूसरा हो गया सघन अनियमित। तो जो नियमित होगा वो मजबूत होगा, मजबूत होगा तो बोन बनाएगा, लिगामेंट बनाएगा, तभी तो आप इतना भारी भारी वेट उठा पाओगे। लेकिन सोचो अगर इस स्किन से एक प्याज भी लटका दो ना तो स्किन में पेन होने लगेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे खींच के, यानी कि ये आपके यहाँ पे क्या होगा? मजबूत नहीं होगी। तो ये हो गया सघन संयोजी ऊतक। अगली तरफ हम लाद जा रहे हैं तो विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक आपके यहाँ पे है। मैंने कहा था कि देखो एक रेशियो होता है कि भाई इतना फाइबर होगा, इतना मैट्रिक्स होगा। अगर उसको रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ढीले में आए चाहे सघन में आएंगे इधर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें फाइबर तो आ गए लेकिन इसमें द्रव्य आपका मैट्रिक्स कम हो गया। तो जब मैट्रिक्स कम हो गया जरूरत से ज्यादा, तो इन्होंने निर्माण किया किसका? अस्थियों का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसका निर्माण किया आपके यहाँ पे? अस्थियों का। और जब आपके यहाँ पे क्या हुआ? उसमें फाइबर गायब हो गया, केवल केवल द्रव्य द्रव्य ही बचा, तो उन्होंने निर्माण किया रक्त और लसिका का। तो इसलिए ये दोनों 4 संरचनाएं कौन कौन सी? अस्थि, उपास्थि, उपास्थि लिखा ना, इधर देखो, अस्थि, उपास्थि, रक्त और लसिका, ये 4 संरचनाएं आ गई विशिष्टीकृत में। तो हमें क्या करना है? इधर देखो ध्यान से, ना तो थोड़ा सा अस्थि और उपास्थि के बारे में देखना है, हमें रक्त के बारे में नहीं देखना है क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। हमें लसिका के बारे में नहीं देखना है ना। और अगर देखना होगा तो यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लसिका तंत्र नहीं हुआ होगा, वैसे लसिका तंत्र हो रखा है, नहीं हुआ होगा तो देख लेंगे, है ना। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, सघन संयोजी ऊतक पूरा देखना है हम लोगों को, और लूज ये पूरा का पूरा देखना है। तो ये पॉइंट। अच्छा, सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? सबसे अच्छी बात ये है टिश्यू के अंदर, टिश्यू शुरुआत में तुम्हें लगा अरे यार ये तो बड़ा स्लो गया, है ना,
फिर लास्ट में खट से खत्म हो जाएगा, जैसे कि कल खत्म हो जाएगा, कल मतलब परसों उत्तक से हम लोग बाहर निकल चुके होंगे, कॉकरोच कॉकरोच खेलेंगे। अभी तुम कह रहे थे सर अभी तो हम संयोजी तक पहुंचे हैं, क्योंकि संयोजी उत्तक का आधा पार्ट हम लोग पहले ब्लड में पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ बोन में देख चुके हैं, याद करो, बोन, हड्डियां। और कई ढेर सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं जो ये भी जानते हैं कि सर ब्लड भी तो हम लोग खत्म कर चुके हैं और लसिका भी खत्म कर चुके हैं, तो इसका आधा देखा जाए एक प्रकार से तो इतनी हेडिंग तो हम लोग पहले से उड़ा चुके हैं, इतनी हेडिंग, इतनी हमारे पास सिर्फ यही तो बची हुई है। चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे या ये एटीट्यूड आपके यहाँ पे आएगा। अब याद करते हैं योजी उत्तक या संयोजी उत्तक और उनके बारे में खूब ढेर सारी कल्पनाएं और कपोल कथाएं देखते हैं क्या क्या है आपके यहाँ पे। आइए हेडिंग लेते हैं आपके यहाँ पे, संयोजी उत्तक, संयोजी ऊतक। आप सबको ये पॉइंट दिख रहा है? तो जब कभी तुम संयोजी ऊतक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हो, है ना, तो ये पॉइंट देखो ध्यान से। दिखा आपको संयोजी ऊतक? गौर से देखो। अब इसी संयोजी ऊतक के बारे में आगे की बात करते हुए चलेंगे, है ना। ये इनको कहते हैं सबसे ज्यादा सघन और सबसे ज्यादा जटिल, सबसे ज्यादा सघन, सघन और 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 जटिल ऊतक, सबसे ज्यादा सघन और जटिल ऊतक संयोजी ऊतक हैं, संयोजी ऊतक। ऊतक लिखता हूं मैं, ऊतक होता, ऊतक हैं। और और ये लाइन तो भाई साहब कलर चेंज करके लिखना है, बोलो सब लोग। ये एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल कैसे होंगे? ये मीसोडर्मल ओरिजिन प्रदर्शित करेंगे, ORIGIN, ओरिजिन प्रदर्शित करेंगे। क्या ख्याल है? अब आया मजा? यानी सबसे ज्यादा, ये पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उत्तक कौन होंगे? संयोजी उत्तक। दूसरा पॉइंट होगा सबसे ज्यादा सघन कौन होंगे आपके यहाँ पे? संयोजी उत्तक। तीसरा हो गया सबसे ज्यादा जटिल कौन होंगे? संयोजी उत्तक। चौथा पॉइंट हो गया आपके यहाँ पे ओरिजिन कैसी होगी? आपने लिख दिया मीजोडर्मल। देखो एक ही लाइन में सब कुछ समेट रखा है कि नहीं? कहा था ना मैंने, बिल्कुल एक लाइन के अंदर सब समेट देंगे। तो ये हुआ संयोजी ऊतक के लिए पहली लाइन। दूसरा, कहते हैं इधर देखो, रक्त को छोड़कर, रक्त को, इधर देखो, छोड़कर, रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में, संयोजी ऊतकों में, ऊतकों में तंतु, तंतुये संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी तंतु यानी फाइबर पाए जाते हैं यार, फाइबर, FIBER, फाइबर, संरचनाएं पाई जाती हैं, पाई जाती है। तो अगर हम रक्त को छोड़ दें, कि यानी कि एक्सेप्ट ब्लड, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, ईच, अच्छा सॉरी, अगर हम ब्लड को छोड़ दें
तो प्रत्येक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर पाए जाएंगे। अच्छा, मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है। क्या सर, ये बात आप हम लोगों को क्या बबलू समझ रखे हो? हमने बबलू मतलब बोन बोन लिगामेंट। हाँ मतलब ठीक है। क्या आपने हम लोगों को बबलू समझ रखा है? कि आप सोचो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें ये बात पता है, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ चुके हैं, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया, जिसमें हम लोग ये समझ रहे थे कि ब्लड में फाइबर पाए जाते हैं, लेकिन वो घुलित अवस्था में होते हैं। किसके अंदर? ये हमें पता है और सर आपको पता है, बाकी अपन लोग ज्यादा लोगों से बात करेंगे नहीं। लेकिन जब कभी होगा क्या कोई प्रोटीन संरचना पाई जाती है, तो हम बोलेंगे जरूर कि भाई आपके यहाँ पे कई ढेर सारी प्रोटीन संरचना है और फाइबर भी है, लेकिन फाइबर किस अवस्था में पाए जा रहे हैं? घुलित अवस्था में, यानी कैटालेज एंजाइम उनको बनने नहीं देता। और जब हम ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के स्कंदन करते हैं, उस समय क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है, वो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है? हिपैरिन को और कैटालेज को इनएक्टिव कर देता है, और थ्रोम्बिनेज एंजाइम क्रिएट करता है, जिससे ये जो सॉल्युबल फॉर्म है फाइबर के, ये फटाफट आपके यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये बात हम आप दो लोग जानते हैं, ज्यादा किसी से शेयर नहीं करेंगे वरना दिक्कत होगी आपको। हमने कहा यस, दिक्कत तो होगी मुझे चाहे जो हो। तो ये था आपके यहाँ पे क्या? सबसे ज्यादा, दूसरा सघन, तीसरा जटिल, मतलब आपके यहाँ पे उत्तक, संयोजी उत्तक हैं। और ये कैसे होते हैं? मीजोरमिनोरज होते हैं। इनमें फाइबर्स नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट है ना। अगला देखिएगा, है ना, इनकी कोशिकाएं, इधर देखना ध्यान से, इनकी कोशिकाएं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इनकी कोशिकाएं इनकी कोशिकाएं कोशिकाएं म्यूको पॉली सैकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ऑब्लिक नहीं रे, कॉमा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉमा, यार ये याद जरूर इसको रख लेना, पॉली म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉमा एंड, अभी एंड लगाते जाना है, पॉलीसेकेराइड पॉली सैके पॉलीसेकेराइड एंड और इधर देखना ध्यान से, हाइल यूरेनिक, हाइल यूरोनिक अम्ल, है ना, हाइल यूरोनिक अम्ल। इनमें ये तीन जगहों पे देख रहे हैं आप सभी लोग, यानी कि ये तीन जगहें जो हैं, यहाँ पर मैं सॉरी, ये जो कोशिकाएं हैं इनमें ये तीन प्रकार का आप यहाँ पे क्या केमिकल स्रावित होता है। आप इसको भी रखोगे बॉक्स में तो बहुत प्यारा लगेगा आपको, है ना। छोटे छोटे फ्रेम लेके चलते हैं संयोजी ऊतक के, संयोजी ऊतक को बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन भर देते हैं उठा के। आपने कहा सर, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया आपने कि भाई ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, सघन होती है, जटिल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। फिर आप पहुंचे फाइबर पे, आपने हमें फाइबर बताया, फाइब्रोब्लास्ट भी बताया होगा कि फाइबर को निर्मित करने वाली कोशिकाएं। हमने कहा हाँ सर। आपने फिर बोला कि बेटा ये जो कोशिकाएं होती है जिनको तुम पढ़ रहे हो, ये कोशिकाएं आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, इनके अंदर जो केमिकल होते हैं ये तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, हाइल्यूरोनिक अम्ल होगा। हमने कहा हाँ सर, हो गया। सर वो कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? आपने मुझसे पूछा कि उन कोशिकाओं का नाम बता सकते हो क्या आप? ठीक है, तो हमने कहा बस बता रहा हूं। और ये सभी कोशिकाएं, ये जो तुम कोशिकाओं को देख रहे हो ना, ये सभी कोशिकाएं एक सघन है ए भाई, ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, है ना। ये सभी कोशिकाएं एक सघन चैम्बर में पाई जाती हैं। जो चैम्बर, ये सभी कोशिकाएं एक सघन चैम्बर में पाई जाती हैं,
और ये चैम्बर मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चैम्बर आपके यहाँ पे एक द्रव्य से भरा होता है। अभी देखना, फोटो दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये चैम्बर एक द्रव्य से भरा होता है, और इस द्रव्य को कोई बता सकता है? जो बता दिया उसको आज आज की क्लास मतलब का सुपर हीरो वो। बोलो, है कोई हमारे बीच सुरमा, बाहुबली? है कोई? बाहुबली ऑफ द डे का खिताब कौन ले जा रहा है? कोई नहीं। कहाँ चले गए भाई? ये देखो, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सुनो तो, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे भैया मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स। तो ये हो गया, यानी कि ऐसा होगा। आपने कहा सर आपने स्टोरी बना दी, बॉक्स बना दिया, बट एनसीईआरटी में ये कहीं नहीं है। हमने कहा, मैंने इंग्लिश में लिख रखा था तो इसलिए वो फोटो क्रॉप नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में, तो मैं इंग्लिश वाला ही फोटो क्रॉप करके ले आया हूँ आपके सामने। अभी उसको काट काट के सामने हिंदी लिखता चला जाऊंगा, प्लीज आप लोग इतना कोऑपरेट कर लेना बस, है ना? तो गौर से देखिए, फिर से सुन लो। संयोजी उत्तक दिख रहा है? सबसे ज्यादा सघन जटिल उत्तक संयोजी उत्तक हैं। ये मीसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। इनमें आपके यहाँ पे फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, और कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो आपके यहाँ पे क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और हाइलुरोनिक एसिड। और ये सभी कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं? एक द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं। जो द्रव्य होता है आपके यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ तक हो गया, अब एक काम करो। हमने कहा क्या? तो फोटो ले आता तो मजा आ जाता। हमने कहा फोटो आएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, फोटो बस रास्ते में है ना? यहाँ पर कुछ है आपको पूछना है? यहाँ पे कुछ नहीं ना? तो मैं अब आगे लेके चलता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका है जो आपके शरीर के अंदर पाई जाती है, या कौन सा टिश्यू है जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है? अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा कौन सा उत्तक है, तो आप बोलोगे सर संयोजी उत्तक। अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो संयोजी उत्तक बने हैं वो आपके यहाँ कोशिका उत्तक जो कोशिकाओं के एग्रीगेशन यानी इकट्ठा होने से बने हैं। तो सर संयोजी उत्तक के निर्माण में जो जो कोशिकाएं होंगी वही मोस्ट अबंडेंट सेल भी होंगी। यहीं पे पॉइंट क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो आप लिखिएगा, एक मतलब एक क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज मेरे साथ साथ। एक क्वेश्चन भी अब धीरे धीरे करते हैं ना पॉइंट पे, है ना? एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, है ना? सर्वाधिक 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 मनुष्य कोशिका, मनुष्य मनुष्य में मनुष्य में कौन सी कोशिका पाई जाती है? या ऐसे लिख देते, मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा, ब्रैकेट में लिख दो संख्या, संख्या, वरना मात्रा को लोग अलग, संख्या मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? कौन सी कोशिका पाई जाती है? ये भैया प्रश्न, और अब आपको दिखाते हैं उत्तर या ऑप्शन। इधर देखो, आपके यहाँ पे पहला है, इधर देखो, पेशी कोशिका, है ना? पेशी ऐसे उत्तक होता है, ऐसे कर दो, मायो साइड कर दें, मायो साइट। दूसरा, अब कर देंगे बच्चे, तंत्रिका कोशिका। तीसरा, जनन कोशिका, जनन कोशिका। चौथा, चौथा
हिपैटो साइट। आंसर आप सब फटाफट करो तुरंत, मुझे आंसर देखना है, सभी लोग आंसर करो फटाफट। आंसर 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 कर दिया, वेरी गुड। कौन सी होगी आप यहाँ पे? सेकंड होगा, कौन सी? तंत्रिका उत्तक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल सुपर फ्रेम में लेके चलना है। अब हम लोग देखेंगे संयोजी उत्तक की कोशिकाएं, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हेडिंग? संयोजी उत्तक, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं। ये देखिए, अच्छा यानी कि अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी? आपने कहा सर एक बार आप बताओ ना कौन कौन सी कोशिकाएं। हम तो जानते हैं, हमने कहा कैसे जानते हो? सर आपको पता है, ये जो एनसीईआरटी की फोटो है इसको बहुत ध्यान से देखिए। हमने कहा देख लिया। अब आप ये बताइए कि ये सब कौन है? आपके सामने सिर्फ 4 संरचनाएं दी हुई हैं। मैं बाकी ऐसे थोड़ा ब्लैक कर दूं ताकि क्या हो कि आपको सही से दिखाई दे, है ना। तब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी कोशिकाएं हैं यहाँ पे। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिख सकूं, है ना बेटे। तो क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा, तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे पास अभी को थोड़ा लर्निंग फेज में था, कहीं पर गया हुआ था। शादियाँ आजकल खूब चल रही है ना, तो इसलिए वो बेचारा था नहीं, तो हमने कहा लाओ हम ही पोतते हैं इसको। चलो रे बच्चा लोग, बच्चा पार्टी बिल्कुल जबरदस्त आंसर करेगी। चलो बताओ जरा, आपको एनसीईआरटी में कितनी फोटो दी हुई है? सही सही बताना, मजाक नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नाम दिया हुआ है, पहला। अरे है बहुत मोटा रे, है ना। इधर देखो, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नाम दिया पहला। एनसीईआरटी ने सिर्फ इसका नाम दिया है, देखो ध्यान से देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका नाम दिया है दूसरा, है ना, बी, यानी कि दूसरा है ये। हमें क्यों ABCD लिखना है? एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया है तीसरा, और एनसीईआरटी ने इसका नाम दिया है चौथा। बस, बाकी एनसीईआरटी ने किसी का नाम नहीं दिया। इसकी फोटो को एनसीईआरटी ने यहाँ बाजू में लाके छाप दिया और बोला इसको पहचानो कौन है ये। हमने कहा कि जब बात ऐसी ही है तो एक बार ये जो, एक बार सब लोग देखना रहे, हमने कहा जब बात ऐसी है, दोबारा वही काम कर रहा हूं। एक बार ए बता सकते हो क्या है? ए, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि, इधर देखो, ध्यान से देखना, बी कौन है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये सी कौन है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये डी कौन है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये ई कौन है? क्या आप बता सकते हैं एफ कौन है? बताओ ना, सबका नाम क्या है? देखो कितनी मजेदार बात है ना। ई एफ जी बताओ। और ये सभी आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो आपके यहाँ पे दिया ना हो। देखो, बताऊं? आप बिल्कुल अपना दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा लगाना नहीं रहे, ये तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ध्यान से, इतने प्रकार के। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी कोशिकाएं इतनी प्रकार की होंगी? कभी भी? आप बताओ। ये आपके अंदर पाई जाने वाली उत्तकीय संरचना है, और इस उत्तकीय संरचना में अगर आपने एक एक को देखा तो ही मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। आइए आपको बताते हैं क्या है सब, एक एक करके, है ना।
एक एक करके जो एनसीईआरटी ने 4 दिए पहले उनको बता देते हैं। तो पहले ये देखो फाइबर, एक ही पीला पीला फाइबर दिख रहा है कि नहीं, ये स्कूलों मेरे बच्चों, ये पीला वाला फाइबर दिख रहा है सबको, इसको बोलेंगे हम लोग इलास्टिक फाइबर, यानी कि इलास्टिक प्रत्यास्थ तंतु, है ना। ये पिंक कलर का दिख रहा है जाल जैसा, ये रेटिकुलर, यानी कि रेटिकुलर फाइबर होंगे। और ये बंच में दिख रहा है कोलाजन फाइबर होंगे। ये यहाँ पे, ये देखो इनके बारे में होगा ना, कोलाजन फाइबर, कोलाजन तंतु, तंतु नहीं तंतु, कोलेजन तंतु पहला। अब अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि इसने फाइबर का क्या किया है, निर्माण किया है। तो ये हो गया कौन आपके यहाँ पे, फाइब्रो, FIBRO फाइब्रो, BLAST फाइब्रोब्लास्ट। और ये जो फाइबर प्रोड्यूस करता है उसका नाम कोलेजन है। यानी कि मैं जो ओए होए होए होए, है ना, ये प्रॉब्लम होती है अगर तुम कोई चीज ब्लैक करो तो, या तो फिर सेव करके रखो, है ना। ये देखिएगा यहाँ हल्का सा मैंने क्या किया, मिटाया, सब खत्म हो गया। फिर से सुनो ध्यान से भाई लोग, यहाँ पे हिंदी में लिखना था तो मैं लिख दिया किसमें, कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, ये हो गया। अगर तुम यहाँ जाओगे तो ये हो गया आपके यहाँ पे क्या, फाइब्रोब्लास्ट, है ना, यानी FIBRO ब्लास्ट, ये हो गया मैक्रोफेज, ये देखो मैक्रोफेज, है ना। इसे बोलोगे आप, इधर देखो, एडिपो साइट या वसा कोशिका, वसा कोशिका, है ना। जो F है वो है रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी मैंने कहा था, बहुत पॉइंट मिल जाएगा, तुम देख ही नहीं रहे हो। ये जो है ये है भैया, इधर देखो ध्यान से, ये रेटिकुलर, है ना। रेटिकुलर मतलब जालिका नुमा तंतु, जालिका नुमा तंतु, देखते रहो पॉइंट को, जालिका नुमा तंतु, जालिका नुमा, नुमा तंतु, ध्यान से देखो। तो ए क्या है आपके यहाँ पे, यह है पीले तंतु, येलो फाइबर, पीले तंतु, सबको दिखाई दे रहा है। अब ये तो हो गया भैया मैट्रिक्स। एक काम करो, ऐसे समझो तुमने क्या किया है, नूडल बनाया, तुम लोग मैगी बनाते हो ना, तो मैगी बनाते हो तो थोड़ा सा कभी कभी बहुत तेज भूख लगी होती है तो हम लोग जल्दी नहीं उतार लेते तो उसमें पानी रह जाता है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, रह गया पानी। अब क्या करना कि नूडल फॉक लगाओ ऐसे और ऐसे 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 करके लपेट लो, ऐसे ऐसे नूडल को निकाल लो बाहर, निकाल लिया, रख दो एक प्लेट में। ये क्या है, सूप, मतलब मैट्रिक्स, सूप मतलब मैट्रिक्स। इस सूप के अंदर क्या, बहुत ध्यान से देखो, सारे फाइबर निकल के बाहर हो गए, मैक्रोफेज बचा, एडिपोसाइट बचा और ब्लड वेसल बची। उसके बाद क्या बचा, 1 2 3 4, 4 कोशिकाएं, ये भी है 5, ये कोशिका भी तो 5। एक बात बताओ, ब्लड में कुल कितनी सेल पाई जा रही थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ब्लड में आपके कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती थी, आपने कहा सर हमारे रक्त में पाई जा रही थी कुल मिलाकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सर, 5। ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट जो थे वो 3 थे और एक ग्रेनुलोसाइट 2 थे, सही था ना। जरा ध्यान से देखो, जरा बहुत ध्यान से, ग्रेनुल दिख रहा है, इधर देखो, यहाँ कणिका दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इनके न्यूक्लियस अलग प्रकार के हैं,
इनके न्यूक्लियस अलग प्रकार के हैं, इनके न्यूक्लियस अलग प्रकार के हैं, दिख रहा है कि नहीं, और इनके न्यूक्लियस अलग प्रकार के हैं, सबके दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो अगर इस तरीके से तो न्यूक्लियर मार्फोलॉजी भी आपके यहाँ पे अलग अलग है। तो अगर बोला जाए एक प्रकार से, तो ब्लड यहां पर भी पाए जा रहे हैं। आप सोचो एक मिनट के लिए को, तो अब इन कंपोनेंट्स को बहुत ध्यान से देखो, जिनके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करते उन्हीं कंपोनेंट्स को देखना है। यानी कि अगर तुम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहीं देख रहे हो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इसमें कणिका युक्त और अकणिका युक्त आपके यहाँ पे रक्त कोशिकाएं भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं। नो डाउट आरबीसी कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन डब्ल्यूबीसी तो है ना। तो ये जो सेल्स हैं ये पहले कहाँ पे पाए जा रहे थे, संयोजी उत्तक के अंदर। अब ये कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके उसके मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि ब्लड के अंदर तो पाए ही जाते हैं, ब्लड के साथ साथ ये आपके यहाँ पे मैट्रिक्स, सामान्य जो मैट्रिक्स है उसके अंदर, हाँ नो डाउट ये वहां पे उस नाम से नहीं जाने जाते हैं, लेकिन हमें इनको देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना है। तो आइए थोड़े थोड़े से पॉइंट डालेंगे, थोड़े थोड़े से पॉइंट, ज्यादा नहीं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, ये सब कौन है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसको, मैक्रोफेज को। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, गड़बड़ मत करना कोई भी, है ना। तो हेडिंग लेंगे अपन फटाफट। सबसे पहला पॉइंट, मैं कोई पेन अच्छी लूं, है ना, जो दिखे हर जगह। पहला, आपको मार्फोलॉजिकली एक, यहाँ देखो, एक, ये आपके यहाँ पे क्या, अरे नहीं, हाँ, मतलब ये तीनों आपके यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट दिखा है। तो मैं इनको ऐसे बताना चाहूंगा कि ये, इसमें देखो आपके यहाँ पे न्यूक्लियस का शेप देखो, तो मैं बता दूंगा कि ये कौन सी होगी। ये होगी भैया इओसिनोफिल्स, ईओ सिनो इओसिनोफिल्स, देख लो आपके यहाँ पे। और जो मास्ट सेल होते हैं वो बेसोफिल्स का मॉडिफिकेशन है, तो ये हो गया बेसोफिल्स, बेसोफिल। तो ये कौन हो गया, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रो न्यूट्रोफिल्स। ये कौन हो गया, बेसोफिल्स। और इसी को क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, मास्ट सेल। मास्ट सेल हो चाहे बेसोफिल हो, दोनों मिलकर तीन केमिकल रिलीज करती हैं, कौन कौन सा, ही, हीपेरिन, हीपेरिन, हिस्टामिन, सीरा टोनिन। दिख गया कि नहीं, देखो ध्यान से। मास्ट सेल, बेसोफिल्स और मास्ट सेल दोनों का काम है हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सिक्रेशन करना। बाकी ये दिख रहा है। अब तुम्हें एक बात पता, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पता होगा। तो मोनोसाइट क्या होंगे आपके यहाँ, मैक्रोफेज का फॉर्मेशन का, तो ये लिम्फोसाइट हो गया, है ना। क्या होगा आपके यहाँ पे, लिम्फोसाइट। इधर देखो, लिम्फोसाइट। अगर सच बताना, सच सच, क्या आज तक, आज के पहले आपको किसी ने इसको ऐसे दिखाया था, आज के पहले, आज के पहले सभी बताया बेटा ये मास्ट रहती है, मैक्रोफेज होता है ना, ऐसे बकवास करते थे। मोनोसाइट, मोनोसाइट जो ब्लड का होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपके यहाँ पे, मैक्रोफेज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, मुझे मतलब मुझे केवल ना सुनना है, कुल मिला के ये समझ लो कि मैं जब ये पूछता हूं तो मुझे ना सुनना रहता है कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अगर है तो मैं तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें इन सभी कोशिकाओं का अध्ययन करना है। क्या बात कर रहे हो सर, हमने कहा इनका तो हम कर चुके हैं ना, इनका तो कर चुके हैं, ब्लड के अंदर ये फिनिश हो चुका है मामला। तो करना किसका है, पीले तंतु, जलिका तंतु, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, एडिपोसाइट, रक्त, कोलेजन तंतु, खत्म खत्म कहानी। बस इनको एडजस्ट करना है, कुछ को डेंस कर देना है, कुछ को इरेगुलर कर देना है, कुछ को आपके यहाँ पे लूज कर देना है, बस अपने आप सारी स्टोरी फिनिश।
तो एक एक करके हम लोग कोशिका को टारगेट करते हैं, सारी कोशिकाओं को एक साथ में लपेटते हैं, लेके आगे बढ़ते हैं और कोशिकाओं को फिनिश करते हैं। फिर मैं आपके यहाँ पे जब अगला पड़ाव लूंगा कनेक्टिव टिश्यू का, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो भी आपके यहाँ पे कल हो सकता है जाए, तो उसको भी बहुत गौर से देखना। इसमें पूरा संयोजी तंतु आपके यहाँ पे सिमटा पड़ा होगा। तो ये है टोटल पॉइंट। तो आप अभी इन्हीं संरचनाओं को देखोगे, यानी जितनी बातें मैं बताऊंगा, अब तुम्हें जब लगेगा कि ये सर मैक्रोफेज तो ठीक था, एडिपोसाइट तो ठीक ठीक था, आपके यहाँ पे सर कोलाजन तंतु भी ठीक था, लेकिन जलिकानुमा पीले तंतु ये सब क्यों बता दिया आपने? हमने कहा एनसीईआरटी ने इनको दिखाया तो है, बट इनके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो सर जब वो एनसीईआरटी ने बता रही तो तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि एनसीईआरटी जो चीज दिखाती है उसका डिटेल जरूर पूछती है। ये बात याद रखना। जिस दिन तुम्हें इस बात पे होने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, उस दिन बता देना, है ना। और मैं तो 2009 से, मतलब 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि क्या पूछा जा सकता है। और मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से लोग एनसीईआरटी पढ़ना भी नहीं पसंद करते थे। लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या एनसीईआरटी, और मैं वही तब से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो आप टू दी पॉइंट चीजों को देखो और चीजों के अंदर की बात देखो, पता करो कि वो क्या कहना चाहता है। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स देखना बहुत मजेदार होंगे आपके लिए। ये पूरा का पूरा पॉइंट कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, है ना। तो अगला पॉइंट आते हैं, और अगला पॉइंट बहुत सुपर है। इसका नाम है, अरे ये थैंक यू कैसे आ गया भाई? वही तो थैंक यू का मतलब जाने नहीं देंगे तुमको हम अभी। वही हम कह रहे हैं, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं यहाँ है। अब हम संयोजी उत्तक के बारे में देखते हैं, बीच में कोशिकाएं मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप सभी देख रहे हैं संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, है ना। अगर इस कोशिकाओं की बात की जाए तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरी तरीके से। आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहली कोशिका जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, है ना। सबसे पहली कोशिका फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि आपके यहाँ पे तंतुकोरक कोशिका। तंतुकोरक, तंतुकोरक कोशिका, तंतुकोरक कोशिका, है ना, यानी फाइब्रोब्लास्ट। FIBRO, फाइब्रो, BLAST, फाइब्रोब्लास्ट, है ना। जब मैं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में देखता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं। ये देखिए, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब हुआ आपके यहाँ पे तंतुकोरक, है ना। मतलब सॉरी हाँ, और क्या, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब हुआ आपके यहाँ पे हिंदी में तंतुकोरक। अब ये क्या करेंगे, जैसे नाम लिखा है तंतुकोरक फाइब्रोब्लास्ट, तो ये फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। और ये फाइबर का फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर करना इनका राइट है, इनका अधिकार है कि भैया वो फाइब्रोब्लास्ट मेरी है और सिर्फ मेरी है, उसके अंदर फाइबर का निर्माण सिर्फ मैं करूंगा, बाकी कोई नहीं करेगा। ये बातें जब ये बोलते हैं तो इनके बोलने में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस छलकता है। तो आइए सर जी लोग पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा उसको देखिएगा, फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका। यानी अब हम आ चुके हैं किसमें, संयोजी ऊतक की, संयोजी ऊतक की सबसे बड़ी कोशिका। ऐसे देखिए, सबसे बड़ी कोशिका, पहला पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका, सबसे अधिक पाई जाने वाली, अधिक, मोस्ट अबंडेंट, पाई, अधिक पाई जाने वाली, पाई जाने वाली
जब तुम ये बोलोगे सबसे पाई जाने वाले, ब्रेकर में संख्या जरूर लिखना बेटा, संख्या सबसे अधिक पाई जाने वाली, यानी कि संख्या में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका, है ना। अगला पॉइंट लेके आएंगे आप बिल्कुल खुश, है ना। ये अंडे नुमा संरचना के, अंडे नुमा होती हैं और अव्यवस्थित होती हैं। अव्यवस्थित होती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात मैंने आपके सामने रख दी है। अब अगर मैं आगे लेके आता हूं आपको, तो और भी बातें निकलेंगी, है ना। ये होगा, ये रूपांतरित होके ये रूपांतरित, ये रूपांतरित होके, एक बार सुनना ध्यान से, ये रूपांतरित होकर होकर इधर देखो, रूपांतरित होकर, है ना, अस्थि कोरक और उपास्थि कोरक, यानी फाइब्रोब्लास्ट, अस्थि कोरक, अस्थि कोरक, उपास्थि कोरक का निर्माण करती हैं। कोरक, देखिए सर जी, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये क्या करेंगे, आपके यहाँ पे रूपांतरित होंगी। और अगर ये रूपांतरित हो रही हैं तो किस में होंगे, उपास्थियों में होंगे, और देन किस में होंगे, आपके यहाँ पे अस्थियों में होंगी। तो उपास्थियों में जो होंगे वो उपास्थि कोरक कहलाएंगे, अस्थियों में जो होंगे वो अस्थि कोरक कहलाएंगे। अस्थि कोरक का मतलब, ऐसे सोचो, अगर कोई फाइबर बना रहा है तो वो फॉर्मेटिव सेल है, यानी कोरक कोशिका होगी। तो अगर आगे हुआ, ये हुआ भाई हमको कार्टिलेज बनाना है, तो हमने कहा देखो भाई कार्टिलेज का पता नहीं है, लेकिन एक था जो फाइबर बना रहा था, और तुम्हें क्या चाहिए, हमें फाइबर तो चाहिए लेकिन मैट्रिक्स ज्यादा नहीं चाहिए। तुमने कहा था ठीक है, उसको बुलाओ, उससे पूछो क्या तुम मेरे लिए फाइबर बना, मतलब उपास्थि बना सकते हो क्या। तो उसने कहा इसमें क्या होगी, उसने कहा कि प्रोटीन का रूपांतरित फॉर्म होगा, ओसिन प्रोटीन या कॉन्ड्रियोटिन प्रोटीन होगी, प्रोटीन अलग प्रकार की होगी, सब कुछ अलग होगा। तो का मतलब दूसरा, मतलब एक घर मैंने ये खूब सुंदर सा बनाया है, देखो ऊपर जाके कनेक्टिव टिश्यू से, है ना। अब तुम क्या करो बनाने के लिए, उसने कहा मैं हड्डी बनाने के लिए कह रहा हूँ, उसने कहा नहीं नहीं मैं कार्टिलेज बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो मतलब मिस्त्री चाहिए ना तुम्हें, वो मैं हूँ, मैं बना दूंगा, तुम एक बार मुझे मॉडल दो क्या बनाना है। तो इसने कहा एक काम करना, थोड़ा लचीला बनाना, उपास्थि है। इसने कहा थोड़ा हार्ड बनाना, अस्थि है। उसने कहा ठीक है, मैं अपने आप को रूपांतरित करके क्या करूंगा, आपके यहाँ पे अस्थि कोरक और उपास्थि कोरक में रूपांतरित कर लेता हूँ। तो जो अस्थियां, जब मतलब जो फाइब्रोब्लास्ट थे, यानी कि जो तंतु कोरक कोशिकाएं थी, उन्हें वही आगे चल के आपके यहाँ पे अस्थि कोरक बनेगी, वही आगे चल के आपके यहाँ उपास्थि कोरक बनेगी, यानी यही चल के आपके यहाँ पे क्या करेंगे, आगे चल के आप फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इरेथ्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, आपके यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये सभी आपके यहाँ पे, है ना, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये इनका रूपांतरित अवस्था है। तो ये थी तंतु कोरक कोशिका। आपने कहा सर इनका और कोई उदाहरण आपके सामने है ना। ये प्रोटीन तंतुओं का संश्लेषण करते हैं, बस और कुछ नहीं। ये तंतु प्रोटीन का संश्लेषण, ये तंतु तंतु प्रोटीन का, प्रोटीन की, इधर देखो, SYNTHESIS, सिंथेसिस करते हैं। बोलो हाँ या ना, सभी बच्चे बोलो जल्दी जल्दी फास्ट। सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका, तो हो गया कि नहीं पॉइंट। तो अब आपको जो पॉइंट देखना है वो ये है, गौर से देखो, मजेदार तरीके से। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ पॉइंट लग रहा है, तो आपको जरूर 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 देखना है, ठीक ना।
तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी बातें बता सकता हूं कि तंतुकोरक कोशिकाएं हैं, यहाँ पे संयोजी उत्तक की सबसे बड़ी कोशिका, ये सब बातें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। तो अब हम इधर से आगे चलेंगे दूसरी कोशिका पर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्रोफेज, जिनके बारे में एनसीईआरटी ने आपको जिक्र किया है ना। क्या बोलेंगे हम लोग अब? मैक्रोफेज। अब हम अगले पड़ाव पे चल रहे हैं, जिसका नाम होगा मैक्रोफेज। इधर देखिएगा ध्यान से सभी लोग, है ना, ध्यान से देखिए। अब मैं जो लेके आया हूं इसमें इसमें पॉइंट लेके आया हूं मैं मैक्रोफेज का, है ना। ये भी बहुत मजेदार है ना। लिखिए आप मैक्रोफेज और स्टार्ट हो जाइए फटाफट, लिखिए। लिखिएगा मैक्रो मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, आप सब देख रहे हो मैक्रोफेज को सभी लोग। अब मैक्रोफेज क्या करते हैं? ये भक्षण भक्षी कोशिकाएं सॉरी यार, है ना, ये भक्षी कोशिकाएं होते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का क्या पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का आपके यहाँ पे क्या पाया जाएगा, दर्द हो रहा है इधर पता नहीं क्यों, है ना, किसी भी प्रकार का संक्रमण पाया जाएगा, तो उस संक्रमणकारी कोशिका का भक्षण करने की काम क्या होगा, इनका होगा। तो आपने कहा सर मतलब दूसरी सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले ये तो हो जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल सही। तो संयोज जो थे सबसे बड़ी संख्या में पाए थे, तो ये दूसरी सबसे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सेकंड सबसे ज्यादा ज्यादा पाई जाने वाली वाली कनेक्टिव टिश्यू है। खत्म पा, कनेक्टिव टिश्यू ने कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं हैं सबसे पहले, कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका, हाँ सीटी की कोशिका है, कोशिका है, पहला पॉइंट। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। इनका साइज फिक्स नहीं होता, अमीबीय होते हैं, अमीबी होते हैं, होते हैं, ये अमीबी होते हैं। यानी कि पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं आपके यहाँ पे अमीबिक संरचना में पाए जाते हैं। ये दो बातें मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, दोनों को बहुत ध्यान से आप सभी लोग देखोगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें माइक्रोफे ये अलग अलग अंगों में, अलग अलग अंगों में अंगों में विभिन्न नाम से जाने जाते हैं, विभिन्न नाम से जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। ये देख लो, ये अलग अलग अंगों में विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अगर तुम अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सिस्टम में जाओगे, तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कृपया करके इसको देखो एक एक करके। मैंने कहा जैसे कौन कौन से अंग में जा रहे हो, सबसे पहले लिखता हूं फेफड़े में, फे फेफड़े, फेफड़े में किस नाम से जाने जाएंगे, पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट ले लेंगे लीवर में, यकृत में किस नाम से जाने जाएंगे, है ना। तीसरा पॉइंट ले लूंगा रक्त में, रक्त में किस नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट ले लूंगा ब्रेन में किस नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट ले लूंगा थाइमस में किस नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट ले लूंगा
प्लीहा यानी स्प्लीन में किस नाम से जाने जाते हैं। और अब आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस नाम से जाने जाते हैं। पहले में है ना, डस्ट सेल, DUST, डस्ट सेल, देख लो। दूसरे में जो है आप यहाँ पे कुफर सेल, ब्रेकर में लिख लो KUPFFER, कुफर सेल। कुकर नहीं, अरे कुफर है, वरना कुकर सेल लिख डालो तुम लोग। हाँ तुम लोग भी ना गजब ही हो। इधर देखो, यहाँ पे लिखेंगे मोनोसाइट, मोनोसाइट, रक्त में। जो ब्रेन होगा उसमें बोलेंगे माइक्रोगिलियल सेल। गिलियल सेल नहीं रहे, गिलियल सेल 3 प्रकार की होती है। माइक्रो गिलियल, माइक्रोगिलियल सेल। अगला देखते हैं थाइमस ग्लैंड, हसेल, हसेल सेल। अगला लिखिए प्लीहा में रेटिकुलर, रेटिकुलर सेल। किसको हुआ रे दिक्कत यहाँ पे? मैंने कहा था ना कि जब मैं पूरा का पूरा फिनिश मारूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे। तो ये हो गई टोटल आपके यहाँ पे क्या, कोशिकाएं। अब सर एक और कोशिका बची है, आपने कहा नाम बताओ। आपने कहा सर मास्ट सेल, इसके बारे में बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। इधर देखो ध्यान से, अगला पॉइंट है आप यहाँ पे क्या, मास्ट सेल। इधर देखो, मास्ट, मास्ट सेल, देखो मास्ट सेल या कोशिका, मास्ट सेल। हिंदी में सेल लिख रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी गड़बड़ मत करना, है ना। मास्ट सेल जो होती है उसको बोलते हैं, इसमें एस शेप की आकृति की कोशिका मास्ट सेल में, है ना। जो इधर देखो ध्यान से, केंद्रक जो होगा, केंद्रक जो होगा वो एस शेप का होगा, एस संरचना का होगा, एस संरचना का होगा। आप एक एक करके देखते चलो, है ना, एस संरचना का, है ना। मास्ट सेल बेसोफिल का, बेसोफिल का रूपांतरण है, रूपांतरण है। केंद्रक एस संरचना का मास जो है वो बेसोफिल, किसके आपके यहाँ पे बेसोफिल का रूपांतरण है। प्लीज अगला पॉइंट और भी सुपर डुपर है ना। इनसे आपके यहाँ पे 3 केमिकल स्त्रावित होते हैं, 3 रसायन, 3 रसायन स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। ये थोड़ा लिखूंगा मैं, कोई नोट्स थोड़ा ना बनवा रहे हैं ना, ऐसे देखो प्यार से पॉइंट दे, धकाधक, है ना। पहला पॉइंट देखते रहो रे फटाफट सब लोग। पहले का नाम है, देखिएगा ध्यान से, पहले का नाम है हिपेरिन। ये देखिए ध्यान से, हिपेरिन। दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम है हिस्टामिन,
हिस्टामीन, हिपेरिन, हिस्टामीन। और तीसरे का नाम है सीराटोनिन। दिख गया आपको? तो ये हो गई आपके यहाँ पे हिपेरिन, हिस्टामिन, सीराटोनिन। तो एक एक करके सबसे पहले हिपेरिन को देखते हैं, बायोमोलिकुलर लेवल पे क्या होते हैं और इनका कार्य क्या है ना। फिर देखेंगे हिस्टामिन का कार्य क्या है, फिर देखेंगे भैया सीराटोनिन का कार्य क्या है, और तीनों कार्यों को एक साथ उठा के सम्मिलित करके आपके सामने फेंक देंगे। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पॉइंट आपके यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो हिपेरिन जो होगा उसको देख लो सबसे पहले, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है हिपेरिन, है ना। म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, क्या है? म्यूको पॉली सैकेराइड, सैकेराइड है। अगर हिस्टामीन को देखोगे, है ना, इधर देखो, अगर तुम हिस्टामीन को देखोगे, हिस्टामीन एक ही कलर रखते हैं ना, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा ना, ये पता चल जाएगा कि बायोमोलिक्यूल है ना। तो ये होगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, 5 5 हाइड्रोक्सी सी ट्रिप्टामीन, ट्रिप्टामीन। ये हो गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, है ना। और ये है भैया प्रोटीन। तो एक एक करके क्यों ना हम लोग क्या इनका फंक्शन लिख लें। तो जो सबसे पहले एक मिनट रुको, उल्टा लिख दिया ना मैंने, हिस्टामीन, है ना। 5 हाइड्रोक्सी हिस्टामिन जो है वो प्रोटीन है, हिस्टामिन जो है वो क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन। और ये होगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ट्रिप्टामीन। गौर से देखिएगा, मजेदार पॉइंट और भी हैं। ये देखिए इनको, और ये देखिए इनको, इन दोनों को गौर से देखने के बाद इनको क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? ध्यान से देखिए। पहले हमने बोला कि आओ देखते हैं थोड़ा सा सीराटोनिन के बारे में। तो हमने कहा भैया ये क्या करेंगे, जब आपको कट पिट जाएगा तो ब्लड वेसल्स को संकुचित करेंगे ताकि ब्लड का लॉस ज्यादा ना होने पाए। तो ये रक्त वाहिनियों को संकोचित करेंगे, है ना। तो रक्त वाहिनियों में संकुचन, रक्त वाहिनी संकुचन करेंगे। ये रक्त वाहिनी में क्या करेंगे? संकुचन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संकुचन करेंगे। रक्त को हानि से बताएंगे, रक्त हानि से बचाएंगे, रक्त हानि से बचाएंगे। दूसरा है आपके यहाँ पे हिस्टामीन, है ना। ये ये संकुचित कर रहे हैं ना, ये संकुचित कर रहे हैं ना, ये डायलेट करेंगे यानी फैलाएंगे, रक्त वाहिनियों को फैलाएंगे। रक्त वाहिनी, अच्छा रक्त वाहिनी को अगर फैलाओगे तो क्या होगा, जिस एरिया पे रक्त वाहिनी फैलेगी ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपको इम्यून रिस्पॉन्स देगा, और ऐसा काम एलर्जी के दौरान होता है। तो रक्त वाहिनियों को फैलाएंगे, फैलाएंगे, है ना। इम्यून में भाग लेंगे, है ना। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, क्या लिखा मैंने? मैंने ही लिखा जो मैं लिखा हूं। प्रतिरक्षा क्रिया, क्रिया बढ़ेगी, बढ़ेगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी ले लो ना, रक्त वाहिनियों को फैलाएंगे, प्रतिरक्षा क्रिया बढ़ेगी, और ये एलर्जी के दौरान होगा। एलर्जी
के दौरान दौरान ऐसा होगा, ऐसा होगा। नेक्स्ट हिपेरिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ना, इसको देखिएगा ध्यान से, ये स्कंदन को रोकेगा, स्कंदन को रोकेगा, ये रक्त स्कंदन को क्या करेगा, रोकेगा, है ना, है ना, ये रक्त स्कंदन को रोकेगा और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, है ना, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में परिवर्तन को रोका, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन परिवर्तन को रोक कर, समझ में आ गई होगी बात आपके, समझना बात को, ध्यान से देखो, दैट्स इट। तो ये रहा भैया आपके यहाँ पे क्या, सुपर वाला आपके यहाँ पे क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो यहीं से आएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इस क्लास, ये क्लास थोड़ी छोटी गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब जाना था मुझे लखनऊ एक उसके लिए, है ना, इवेंट के लिए, तो इसलिए आपके यहाँ पे ये क्लास थोड़ी छोटी हो रही है ना। वसा योजी उत्तक, 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 यहाँ तक रखेंगे पॉइंट, है ना, बस बाकी कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना, तो बहुत जल्दी मिलते हैं, इसको देखते हैं पूरी तरीके से कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो तब के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों। और याद रखना पूरी तरीके से कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए, है ना, कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, आप करते रहो इसको। बाय बाय, बाय।